नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन 1967 यानी 67 की बात है जब इसराइल ने मिस्री फ़ज़ाइया की धज्जियाँ उड़ा दी थी, उनकी पूरी फ़ज़ाइया को तबाह व बर्बाद कर दिया था। ये पूरा वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसराइली वक्त के मुताबिक सुबह 7:10 का वक़्त था। फ्रांस में 50 की दहाई में बनाए गए राकेटों से लेस 16 मजिस्ट्री फौगा तरबीती तैयारों ने हीथ्रो एयरबेस से परवाज़ भरी। ये फौगा तैयारे मिस्टीरियर और मिराज जेट तैयारों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे थे और ये तासर दे रहे थे कि वो मिस्टीरियर और मिराज तैयारे की तरह फ़ज़ाई गश्त की ड्यूटी पर हैं। इसके 4 मिनट बाद असल हमलावर ओरेगन ने हीथ्रो हवाई अड्डे से परवान भरी और फिर इसके 5 मिनट के बाद रिमोट डेविड एयरबेस से मिराज जंगी तैयारों का एक मुकम्मल स्क्वाड्रन और हीथ्रो एयरबेस से 2 इंजनों वाले 15 वाटोरस तैयारों ने परवाज़ की। 7:30 बजते इसराइली फ़ज़ाइया के 200 तैयारे फ़ज़ा में थे। इससे कबल इसराइली फ़ज़ाइया के कमांडर मोर्टी हॉट का रेडियो पैगाम तमाम पायलटों के हेडफोन पर सुना गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, उड़िए, दुश्मनों पर छा जाइए, उसे तबाह बर्बाद करके और उसके टुकड़ों को पूरे सहरा में फैला दें ताकि आने वाली कई नस्लों तक इसराइल अपनी सरजमीन पर महफूज रह सके। ज़मीन से सिर्फ 15 मिनट की बुलंदी पर परवाज़ उन्होंने की। 1967 यानी 67 की जंग के हवाले से मशहूर किताब 6 डेज ऑफ वार के मुसन्निफ माइकल बी ओरियन लिखते हैं, ये तमाम तैयारे ज़मीन से सिर्फ 15 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के 82 रडार मराकज़ इन तैयारों की राह का पता ना लगा सकें। इनमें से ज़्यादातर तैयारे सबसे पहले मगरब में बहरा रूम की सिमत गए थे। वहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया और मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे तैयारों ने बहरे अहमर से मिस्र के अंदर हवाई अड्डों का रुख किया। तमाम तैयारे बहुत सख्ती के साथ रेडियो खामोशी पर अमल पैरा थे। बेक वक्त उड़ने वाले पायलट हाथ के इशारों से एक दूसरे से रब्ता कर रहे थे। सारा खेल ही यह था कि मिस्र के साहिल पर पहुंचने से पहले वो इसके बारे में कुछ ना जान सके। इससे कबल इसराइली फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ ऑपरेशन कर्नल रफ़ा हालियो ने तमाम पायलटों से कह रखा था कि तैयारे की तकनीकी खराबी होने के बाद भी उन्हें रेडियो पर यानी वायरलेस पर रब्ता कायम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें अपने तैयारे को समुद्र में क्रैश करना होगा। मौजूद नाजरीन, ये मिशन इतना खुफिया था कि वज़ीरों को भी खुफिया मिशन की खबर नहीं थी। ये सारे इसराइली पायलट मिस्री पायलटों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तरबियत याफ्ता थे। इनके तैयारे उड़ने के औकात भी उनसे ज़्यादा थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके तकरीबन तमाम 250 तैयारे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल थे। उन्होंने मिस्री फ़ज़ाई अड्डों को उड़ाने की कई बार फर्जी मशक की थी। इस मशक को इस कदर खुफिया रखा गया कि इसराइल के चंद वज़रा को छोड़कर ज़्यादातर वज़रा को भी इसकी बिनक भी नहीं थी। जर्मनी में पैदा होने वाले इसराइली जासूस वॉल्फ गैंग लॉर्ड्स ने अपने आप को साबिक SS ऑफिसर बनाकर मिस्री फ़ौज के आला ओहदेदारों से दोस्ती कर ली थी। 1964 में अपनी गिरफ्तारी से कबल उन्होंने इसराइल को मिस्र की कई खुफिया मालूमात पहुंचा दी थी। इसराइल को अपने दूसरे जासूसों से मज़ीद खुफिया मालूमात हासिल थी। इनमें से अलल अल्फी नामी एक शख्स था जो सदर नासर का मसाज किया करता था। मिस्री फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने अपने जंगी तैयारों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। अयूद नहा ने अपनी किताब नो मार्जिन फॉर एरर
मैकेनिक ऑफ द इसराइल एयर फोर्स में लिखते हैं कि मिस्र ने अपने तमाम तैयारों को उनके मैक के मुताबिक तैनात कर रखा था। मिग, एलिवेशन और टोपोलिव तैयारों के मुख्तलिफ ठिकाने थे। अगरचे उनकी फ़ज़ाइया ने उनके लिए कंक्रीट बंकर बनाने की तजवीज़ दी थी, लेकिन एक भी बंकर तैयार नहीं हुआ था। मिस्र के सारे जहाज़ खुले आसमान के नीचे खड़े थे और उनके आसपास किसी भी तरह के सैंड बैग यानी रेत से भरी हुई बोरियों का बंदोबस्त भी नहीं किया गया था। इसराइल की फ़ज़ाइया के कमांडर मोर्टी हॉट कहा करते थे कि जंगी तैयारे से ज़्यादा आसमान में कोई भी चीज़ ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ज़मीन पर वो अपना दफा करने के भी काबिल नहीं होते। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब इसराइली फ़ज़ाइया ने मिस्र पर हमला किया तो हमले के वक्त मिस्री पायलट नाश्ता कर रहे थे। जब इसराइल ने हमला किया इस वक्त तकरीबन तमाम मिस्री तैयारे ज़मीन पर थे और उनके पायलट नाश्ता कर रहे थे। वो ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर इसराइल हमला करता है तो सुबह सवेरे करेगा, लिहाजा उनके तमाम तैयारे गश्त लगाकर मिस्र के वक्त के मुताबिक सुबह 8:15 तक अपने ठिकानों पर लौट आए थे। इस वक्त इसराइल में सुबह के 7:15 हो रहे थे। माइकल बी ओरियन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस वक्त सिर्फ 4 तरबीती पायलट फ़ज़ा में थे और उनमें से किसी के पास कोई जारहाना सलाहियत नहीं थी। इसी वक्त अलमाज़ा बेस से 2 एलिवेशन 14 ट्रांसपोर्ट तैयारों ने परवाज़ भरी। एक तैयारे में फील्ड मार्शल आमर और एयर कमांडर सदीकी महमूद सवार थे। दूसरे तैयारे के लिए महकमा दाखिला इंटेलिजेंस के सरबराह हुसैन अल शाफी, इराकी वज़ीर आज़म और एक सीनियर सोवियत मुशीर अबू सोवियर हवाई अड्डे की जानब जा रहे थे। तमाम मिस्री हवाई कमांडर्स या तो इन 2 तैयारों में बैठे थे या इनमें बैठे हुए लोगों के उतरने के मुंतज़र थे। इन एलिवेशन तैयारों को अपने रडार पर देखकर इसराइली कदरे परेशान भी हुए कि कहीं वो इनके बढ़ते हुए तैयारों को ना देख लें। हमले की पहली वार्निंग उर्दन के अजलोन रडार सेंटर से मिली। इसराइल के बढ़ते हुए तैयारों के बारे में पहली खबर इन एलिवेशन तैयारों से नहीं बल्कि बरतानिया की जानब से अजलोन को दिए जाने वाले रडार सिस्टम से दी गई। 8:15 बजे स्टेशन की रडार स्क्रीनों पर बार बार ब्लिप्स जाहिर होना शुरू हो गए। अगरचे उर्दन की फ़ज़ाइया बड़ी तादाद में इसराइली तैयारों की समुंदर की जानब नकलो हमल की आदी हो चुकी थी, लेकिन इस बार इनके मुतहर्रिक होने की कसाफत पहले से कहीं ज़्यादा थी। ड्यूटी पर तैनात अफसर ने पहले से तयशुदा कोडवर्ड अनाब यानी जंग अमान में जनरल रियाज के सदर दफ्तर भेज दिया। उन्होंने इस अहम मालूमात को काहिरा में मिस्र के वज़ीर दफ़ा शम्स बदरान तक बढ़ाया, लेकिन इस अहम टिप ऑफ को उनकी जानब से हल नहीं किया जा सका। मिस्र ने उर्दन को बताए बगैर एक दिन पहले ही अपनी इनकोडिंग फ्रिक्वेंसीज को तब्दील कर दिया था। अजलोन पर तैनात माहिरीन इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सके कि आया उनके रडार पर आने वाले ब्लिप्स इसराइली जंगी तैयारों के थे या समुंदर में उड़ने वाले अमरीकी या बरतानवी तैयारों के थे। अचानक उनके रडार की स्क्रीन पर यह ज़ाहिर हुआ कि इन तैयारों ने सीना का रुख किया है। उन्होंने कोडवर्ड के ज़रिए मिस्र को मुतनब्बा करने की मुतअद्दिद कोशिशें की, लेकिन इन कोडवर्ड्स को मिस्र में नहीं पढ़ा जा सका। इसराइल ने अपनी पूरी फ़ज़ाइया हमले में डाल दी थी, लेकिन अगर ये पैगामात पढ़ भी लिए जाते तो वज़ीर दफ़ा शम्स बदरान वहाँ मौजूद नहीं थे कि इस पर फौरी कार्रवाई की जा सकती। कुछ घंटे पहले वो ये हुक्म देकर सोने चले गए थे कि इन्हें बेदार ना किया जाए। इसी तरह डिकोडिंग के इंचार्ज कर्नल मसूद अल जुनैदी और फ़ज़ाई कार्रवाई के सरबराह जनरल जमाल अफीफ़ी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। महमूद रियाज अपनी किताब दी स्ट्रगल फॉर पीस इन मिडल ईस्ट में लिखते हैं
کہ فضائیہ کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے متعدد بار اسرائیل کے حملوں کے بارے میں متنبہ کیا، لیکن سپریم ہیڈ کوارٹر میں تعینات فیلڈ مارشل عامر کے ساتھ وفاداری کرنے والے اور جمال عبد الناصر پر اعتماد نہیں رکھنے والے افسروں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ چند لمحے بہت قیمتی ثابت ہوئے۔ اس حملے میں اسرائیل نے اپنی فضائیہ کے 12 طیاروں کے سوا تمام طیاروں کو جھونک دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے ملک کے آسمان کی حفاظت خدا پر چھوڑ دی تھی۔ بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بننے والے یتزاک رابن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اس حملے کی کامیابی کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اس حملے کے ناکام ہونے کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دشمن کے فضائی اڈوں پر حملہ کرنے کا ایک اور منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ کے صدر دفتر میں موشے دایان یزمان اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر مرٹی ہارڈ حملے کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے 45 منٹ پورے ایک دن کی طرح لگ رہے تھے۔ اسرائیلی طیاروں نے 4 کے فارمیشن میں حملہ کیا۔ اب تک اسرائیل کے پہلے اڑنے والے طیارے سمندر پار کر چکے تھے۔ انہوں نے الیکٹرانک جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سوویت طیاروں کو اپنے حملے کا پتہ نہیں لگنے دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ مورٹی ہارڈ نے اسرائیلی دفاعی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیلی وقت کے مطابق 7:30 بجے انہیں پہلا ہدف نظر آیا۔ فائد اور کبرت فضائی اڈوں کے بارے میں مصری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو غلط فہمی تھی کہ یہ اسرائیلی طیاروں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ تمام مصری جیٹ طیارے نصف دائرے کی شکل میں کھلے میں کھڑے تھے۔ بہت سارے ہوائی اڈوں پر صرف ایک ہوائی پٹی تھی۔ ہمیں صرف انہیں بلاک کرنا تھا۔ اس کے بعد وہاں طیاروں کو کوئی موقع نہیں تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ اسرائیلی جیٹ طیارے یکایک 9000 فٹ کی اونچائی تک گئے اور وہ پہلی بار مصر کے رڈار پر نظر آئے۔ پھر ان طیاروں نے نیچے کی طرف غوطہ لگایا۔ وہ 4 کی فارمیشن میں نیچے اور 2 طیاروں نے جوڑا بنا کر حملہ کیا۔ ہر ایک طیارے نے 3 چکر لگائے۔ ان کی پہلی ترجیح رن وے کو تباہ کرنا تھا، پھر طویل فاصلہ طے کرنے والے طیاروں کو تباہ کرنا تھا جو اسرائیلی شہروں کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے، اور پھر حتمی مقصد مگ طیاروں کو پرواز کے لائق نہیں چھوڑنا تھا۔ ہر چکر کے لیے 7 سے 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ واپسی کے لیے 20 منٹ، طیارے میں ایندھن بھرنے کے لیے 8 منٹ اور پائلٹ کے آرام کے لیے 10 منٹ مقرر کیے گئے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر طیارے دوبارہ حملے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس 1 گھنٹے کے دوران مصری فضائی اڈوں پر مستقل حملے ہوتے رہتے۔ فرانس کی مدد سے تیار کردہ ڈیورنڈلز بموں کا استعمال کیا گیا۔ فائد ایئر بیس پر مسٹیریئر طیاروں سے حملہ کرنے والے کیپٹن اوہیو بن نون نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اپنے ہدف پر پہنچے تو آسمان صاف ہو چکا تھا۔ جب میں غوطہ لگا کر بم گرانے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ رن وے ایک سرے پر 4 مگ پرواز کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے ان پر ہی اپنا بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 تو فوراً ہی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ وہ ڈیورنڈلز بم تھے جو اسرائیل نے فرانس کے ساتھ خفیہ مشن کے تحت بنائے تھے۔ 180 پاؤنڈ کے ان بموں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت درست نشانہ لگاتے تھے۔ ایک بم گرنے کے بعد 5 میٹر چوڑا اور 1.6 میٹر لمبا گڑھا بنتا تھا، جس کی وجہ سے رن وے قابل استعمال نہیں رہتا تھا۔ فوری طور پر مرمت کرنا بھی مشکل تھا کیونکہ مختصر فاصلوں پر بموں کے فیوز پھوٹتے رہتے تھے۔ ابو زبیر اڈے پر 1 گھنٹے کے اندر ہی ایسے 100 سے زیادہ بم گرائے گئے۔ بن نون نے مزید کہا کہ ہم نے اڈے پر موجود 40 مگ طیاروں میں سے 16 کو تباہ کر دیا اور واپسی میں ہم نے سیم 2 کی بیٹری بھی نہیں چھوڑی۔ اوپر سے ہم نے دیکھا کہ پورا اڈا
शोलों से घिरा हुआ था। रनवे पर 3 मुकामात पर स्टेक बमबारी की गई। दूसरी जानब मिस्री पायलट मुकम्मल तौर पर सदमे में थे। इन्हें अपने दफा में शगाफ करने की इसराइली सलाहियत पर यकीन नहीं आ रहा था। माली एयर बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल तहसीन जकी ने बाद में द स्वॉर्ड ऑफ ऑलिव नामी किताब के मुसन्निफ वैन क्रेवल्ड को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने जेट तैयारों की आवाज़ सुनी। मैंने आवाज़ की तरफ देखा। मैंने देखा कि 2 इंतहाई पुरअसरार सुरमई कलर के तैयारे आ रहे हैं। उन्होंने पहले रनवे की इब्तदा पर 2 बम गिराए। उनके पीछे 2 और हवाई जहाज़ थे। उन्होंने रनवे के वस्त में बम गिराया और आखिरी 2 जहाज़ों ने जहां रनवे का खात्मा होता था वहां बम गिराए। 2 मिनट में पूरा रनवे नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका था। बनी सुइफ और लक्सर हवाई अड्डों पर खड़े टोपोलियो 16 तैयारों में इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि हमलावर एक तैयारा भी इसकी ज़द में आ गया। सीना में जबले लुबना, बीर अल समादा, बीर गफगफा हवाई अड्डों पर इसराइल के मिराज और मिस्टीरियर तैयारों ने कतार में खड़े दर्जनों मिग तैयारों को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि कुछ मिग तैयारों ने टेक ऑफ की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। सिर्फ अल उरैश एयरबेस को दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया कि बवक्ते ज़रूरत वहां इसराइली तैयारों को लैंड कराया जा सके। डॉग फाइट की नौबत ही नहीं आ सकी। इसराइली वक्त के मुताबिक 8 बजे तक वादी सीना के 4 हवाई अड्डे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे और सीना में सुप्रीम हेडक्वार्टर्स के साथ मिस्री फौज का राब्ता मुनक़ता हो गया था। आधे घंटे के अंदर मिस्री फ़ज़ाइया के 204 तैयारे ज़मीन पर ही तबाह कर दिए गए थे। खुद इसराइली भी इस कामयाबी से हैरत ज़दा थे। किसी ने सोचा भी ना था कि एक तनहा स्क्वाड्रन पूरे एयरबेस को नकारा कर देगा। दिलचस्प बात यह थी कि इसराइली पायलटों को हिदायत की गई कि वो डॉग फाइट के लिए 5 मिनट का ईंधन और 1 तिहाई हथियार फ़ज़ा में बचा कर रखें, लेकिन इसराइली तैयारों को एक बार भी फ़ज़ा में चैलेंज नहीं किया गया। उनकी तरफ से ज़मीन से भी कोई मजबूत फायरिंग नहीं हुई। मिस्र की फ़ज़ाइया के सरबराह फील्ड मार्शल आमर ने इस खौफ से मिस्र की तमाम 100 एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियों को फायर ना करने का हुक्म दिया कि वो मिस्री तैयारे को ही इसराइली तैयारा ना समझ बैठें। सिर्फ काहिरा में तैयारा शिकन तोपों ने इसराइली तैयारों को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उनके अहदाफ दुरुस्त नहीं थे। बाद में इन तैयारा शिकन तोपों के कमांडर मेजर सैयद अहमद रबी ने कहा कि बिला आखिर मैंने बगैर किसी हुक्म के खुद ही फायरिंग शुरू करने का फैसला किया। मुझे डर था कि कहीं इसके लिए मुझे कोर्ट मार्शल न किया जाए, लेकिन इसके लिए मुझे बहादुरी का इनाम दिया गया। रबी ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के मुतअद्दिद तैयारे मार गिराए, लेकिन इसराइल ने कहा कि इस हमले में सिर्फ एक तैयारे को नुकसान पहुंचा और वो भी अपने ही हौक मिसाइल का निशाना बना। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस लड़ाई में मिस्री फ़ज़ाइया का वजूद ख़त्म हो गया। इसराइली फ़ज़ाइया की कामयाबी को हर मुमकिन हद तक खुफिया रखा गया ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए जंग बंदी पर अमल दरामद में ताख़ीर हो सके। दरिया सना सुबह 8:15 पर वज़ीर दिफ़ा मोशे दयान ने बरी फ़ौज के हमले के लिए रेड शीट पासवर्ड जारी किया और इसराइली टैंक भी जल्दी से सनाई में दाखिल हो गए। हमले के दूसरे दौर में इसराइली जंगी तैयारों ने मुसलसल हमले जारी रखे, जिससे मिस्र के 14 फ़ज़ाई अड्डे और तमाम रडार मराकज़ तबाह हो गए। इस दौरान उनका हैरत ज़दा करने का अंसर ख़त्म हो चुका था और इसने रेडियो साइलेंस की पाबंदी भी तर्क कर दी थी। मिस्र की जानिब ने उनकी मुखालफत मामूली थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्नों की फायरिंग से थोड़ी सी मुखालफत की जा रही थी। दूसरे दौर में तकरीबन 100 मिनट के दौरान इसराइली तैयारों ने 164 चक्कर लगाए
اور مزید 107 طیارے تباہ کر دیے، جبکہ انہیں کل 9 طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس صبح مصر کے کل 420 جنگی طیاروں میں سے 286 طیارے تباہ کر دیے گئے۔ ان میں 30 ٹوپولیو 16-17 ایلیویشن 12-28 سکھوئی 7 اور 90 MiG 21 طیارے شامل تھے۔ ان حملوں میں مصری فضائیہ کے 1/3 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ 10:35 پر اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ مورٹی ہارڈ نے جنرل رابین کی طرف منہ کر کے وہ مشہور جملہ کہا تھا کہ مصری فضائیہ کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ تو معزز ناظرین، 1967 یعنی 1967 میں اسرائیل نے مصری فضائیہ کی دھجیاں اڑا دیں اور ان کا وجود مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کی مکمل کہانی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔